ये कहानी शुरू होती है लालगंज गांव से। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों का मौसम में सूरज जल्दी रात के नशे में डूबता जाता है। जब आप पहाड़ी इलाके में होते हो वो तो और जल्दी डूब जाता है। कहते हैं कि सर्दियों का मौसम में दिन छोटा होता है और रात लंबी। जैसे रात होते जा रही थी वैसे ठंड और कोहरे की चादर बढ़ते जा रहा था। रात के करीबन 9:30 बज चुके थे। काली गहरी रात को चीरते हुए एक लड़का साइकिल से तेजी से बढ़ते जा रहा था। एक हाथ में साइकिल का हैंडल और दूसरे हाथ में मोबाइल टॉर्च जलाया हुआ था। उस लड़के का नाम भोला है। भोला शहर में पेट्रोल पंप पर काम करता है। वैसे तो भोला शाम के 6 बजे तक घर लौट आता है। आज ज्यादा काम होने के कारण भोला थोड़ा लेट हो गया है। अरे यार, आज का पूरा दिन ही खराब है। ऊपर से इतना काम और ये सड़क परेशान करके रखा है। और जल्दबाजी में मेरा स्वेटर भी लाना भूल गया। छे, क्या मुसीबत है। उबड़ खाबड़ रास्ते पे भोला छोटी सी मोबाइल टॉर्च के सहारे बढ़ते जा रहा था। मोबाइल में छोटी सी टॉर्च होने के कारण भोला को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। काली गहरी रात और ठंड के साथ कोहरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से भोला को साइकिल चलाने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था और आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। भोला थोड़ी दूर गया ही था कि अचानक उसके फोन बजने लगता है। हेलो बेटी, कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया? आ रहा हूँ, मैं रास्ते पे हूँ। आज थोड़ा ज्यादा काम होने के कारण इसीलिए लेट हो गया हूँ। जल्दी आ, रात भी काफी हो गई है। बेटे तू ऐसे कहाँ तक अभी तक पहुँचा? अभी मैं वो शमशान है ना, तो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, अभी मैं वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। बस 20 कदम दूर और। ये बात सुनकर भोला की माँ चुप हो जाती है। डरे सहमे हुए उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, वहाँ से तू जल्दी आ, वो जगह ठीक नहीं है, तो जल्दी आ। हाँ, पर ये जगह क्यों ठीक नहीं है? कहते हैं वो जो शमशान के पास बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, उधर बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढलने के बाद उधर कोई भी नहीं जाता। मुझे तो डर लग रहा है बेटा। हाँ, फिर वही बात। मैं तो इधर से रोज गुजरता हूँ और ये भूत कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। और तू फोन रख, मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर फोन काट देता है। भोला थोड़ी दूर गया ही था कि उसकी साइकिल धीमा होने लगता है। उसकी साइकिल का पेडल चलाने में थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साइकिल का पीछे बैठा हुआ है और उसे थोड़ी भारी भारी सा महसूस हो रहा था। वो टॉर्च को पीछे की तरफ घुमा के देखता है कि उधर कोई नहीं था। फिर आगे की तरफ घुमा के देखता है कि ठीक उसके सामने कोई काला साया खड़ा है। वो अचानक ब्रेक लगाता है और उसका मोबाइल गिर जाता है। वो घबराता हुआ साइकिल से उतरता है और मोबाइल उठाकर देखता है कि उधर कोई नहीं था। भोला पूरा डर चुका था। फिर वो साइकिल को पकड़े हुए घबराता हुआ चारों ओर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर साइकिल को आगे लेने की कोशिश करता है कि देखता है कि पिछला पहिया में हवा नहीं है। भोला पूरा ठंड से कांप रहा था। चारों ओर कोहरा और ठंड बढ़ चुका था। वो साइकिल का स्टैंड लगाता है और उधर बैठ जाता है। देखता है कि पहिए का टायर पूरा फट चुका था। अरे यार, ये क्या हो गया? इसको भी अभी यही फटना था। क्या मुसीबत है। भोला बैठकर पहिए को देख रहा होता है कि तभी उसके पीछे से हल्की हल्की कदमों की आवाज भोला के कानों में सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि उधर कुछ नहीं था। भोला थोड़ा घबरा जाता है। भोला की माँ ने कही हुई बातें भोला की मन में चलने लगता है।
वो सोचने लगता है, अरे ये कहीं वो बुरी साया तो नहीं। भोला पूरा डर चुका था। इतने ठंड में उसकी पसीने छूट रहे थे। डर के मारे उसका सांस फूलने लगा था। वो डरता हुआ आगे जाने की कोशिश करता है कि उधर बड़े से बरगद का पेड़ के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, भोला भोला। भोला ये सुनकर पूरा डर जाता है। डर के मारे उसकी धड़कन तेज होने लगती है। वो डरा सहमा हुआ पेड़ की तरफ देखता है और बची कुछ हिम्मत के साथ बोलता है, कौन कौन है वहाँ? फिर थोड़ी देर बाद कानों को चीरते हुए एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उसकी रूह कांप जाता है। देखता है कि बिना सर का एक काला शैतान उसकी तरफ बढ़ रहा है। भोला डर के मारे साइकिल छोड़ के भागने लगता है। भागते भागते पत्थर से पैर टकराकर वो गिर जाता है। भागते भागते वो पूरा थक चुका था और उठने की भी ताकत भी नहीं थी उसमें। डर के मारे पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो ऐसे पड़े हुए आगे की तरफ देखता है कि एक लंबा कद का बिना सर का एक काला शैतान खड़ा है। उसका शरीर पूरा काला था। उसके दाहिने हाथ में खून से लथपथ एक तलवार पकड़ा हुआ था। ठीक उसके पीछे लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी। भोला को उस औरत ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है कि फिर सुबह के करीब 8 बज रहा था। साइकिल में बैठा हुआ 20 साल का मोहन अपने दोस्त गौरव के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। मोहन, अबे गौरव जल्दी चल, लेट हो गया है। फिर गौरव अपने घर से हाथ में थैली लिए भागता हुआ आता है और बोलता है, चल चल चल। फिर घर के अंदर से एक आवाज आती है, अरे बेटा खाना खा के तो जा, लेट हो गया है माँ, आने के बाद खाऊंगा। फिर वो दोनों एक ही साइकिल में चल देते हैं। मोहन और गौरव पास के गांव में गेहूं की फैक्ट्री में काम करते हैं। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण ज्यादातर लड़के अपने घर चलाने के लिए शहर या गांव में काम करते हैं। दोनों दोस्त रास्ते पे जाते हुए, अबे जल्दी चल, और 30 मिनट बाकी है 9 बजने के लिए। लेट होगा तो मालिक से फिर गाली सुनना पड़ेगा। वो दोनों गांव के बीचों बीच पहुंचते ही देखते हैं कि एक घर के बाहर पूरा भीड़ जमा हुआ है। वो दोनों उस भीड़ के पास जाते हैं और रुकते हैं। गौरव जाके देखता है कि एक औरत जोर जोर से रो रही है। गौरव भीड़ में से एक बूढ़े आदमी को पूछता है, पापा ये क्या हुआ है? ये औरत क्यों रो रही है? अरे बिटुआ, 2 दिन से उसका बेटा लापता है। लोगों का कहना है कि गांव के पास वाले शमशान में एक शैतान रहता है, वही सभी लड़कों को खा रहा है। इसको मिलाकर गांव में कुल 19 लड़के गायब हो चुके हैं। कुछ लड़कों का तो लाश शमशान के पास वाले रास्ते पर मिला है। जिन लड़कों का भी लाश मिला है उनकी मुंडी नहीं होती, और कुछ लड़कों का तो लाश भी अभी तक नहीं मिला। ना जाने कितने लोगों को और मारेगा। तुम लोग अपना ख्याल रखना बेटा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते पे गौरव, अबे यार मोहन, ये गांव में क्या हो रहा है? एक एक करके सभी लड़कों का गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है। पता नहीं यार। गौरव और मोहन गांव में लोगों की बातें सुनकर हैरान थे। गांव में अलग अलग अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता है शैतान है जो सबको मार रहा है, कोई बोलता है काला साया है जो सबको गायब कर रहा है। ये अफवाहें सुनकर गांव में पूरा खौफ का मंजर छाया हुआ था। रात के 7 बजे के बाद
घर से बाहर कोई भी नहीं निकलता था। एक एक करके इतने लड़कों का गायब हो जाना गांव में सभी लोगों के मन में खौफ पैदा कर रहा था। रात के 1 बज रहे थे। मोहन अपने घर पे सोया हुआ था। उस दिन अमावस का चांद निकला हुआ था। मोहन सोया हुआ होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाता है। वो देखता है कि खिड़की खुली हुई है। खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा घर के अंदर आ रहा है। मोहन जाके खिड़की बंद करने वाला होता है कि तभी बाहर से एक कदमों की आवाज सुनाई देती है। लाइट बल्ब की हल्की हल्की रोशनी में देखता है कि एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत हल्के हल्के कदमों के साथ बढ़ते जा रहा था। वो अपने गोद में किसी को पकड़ा हुआ था। ज्यादा कोहरा होने के कारण मोहन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये औरत इतनी रात को कहाँ जा रही है? कौन हो सकता है? मोहन घर से तुरंत निकलकर उस औरत का पीछा करने लगता है। उस औरत का पीछा करते करते वो पूरा गांव से बाहर चला गया था। थोड़ी आगे जाने के बाद वो औरत शमशान की ओर जाने लगता है। अरे इतनी रात को ये औरत शमशान की ओर क्यों जा रही है? फिर मोहन उसके पीछे पीछे चल देता है। मोहन शमशान पहुंचते ही देखता है कि शमशान के बीचों बीच होम कुंड जलाया हुआ था। कुंड के चारों ओर इंसानी खोपड़ी रखा हुआ था। कुंड के सामने एक तांत्रिक ध्यान में बैठा हुआ था। फिर वो औरत तांत्रिक के पास जाता है। फिर मोहन आग की रोशनी से देखता है कि वो औरत एक 16 साल के लड़की को गोद में पकड़ा हुआ है। वो लड़का बेहोश था। फिर वो औरत कुंड के सामने जाता है और उस लड़की को नीचे रखता है। मोहन उस औरत के पीछे होने के कारण उस औरत का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। फिर वो तांत्रिक कुछ मंत्रों का जाप करने लगता है। मंत्रों का जाप करते करते कुंड की आग में कुछ डालता है, जिस वजह से कुंड की आग की लपटें और तेज होने लगता है। मंत्रों के जाप करके वो लड़के को होश में लाता है। होश में आने के बाद वो लड़का उस औरत को देखकर चिल्लाने की कोशिश करता है कि तभी वो औरत तलवार की नोक से उस लड़के का सिर को धड़ से अलग कर देता है। दिल दहला देने वाली ये दृश्य देखकर मोहन की रूह कांप जाती है। वो डर के मारे कांपने लगता है। फिर वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। मोहन जलता हुआ आग की रोशनी से वो औरत का चेहरा देखती है कि उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब देखकर उसकी आंखों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। फिर डर के मारे मोहन उधर ही बेहोश हो जाता है। सुबह के 8:30 बजे गौरव अपने दोस्त मोहन के घर जाता है। घर के अंदर जाकर गौरव, मोहन, अरे मोहन, जल्दी चल, काम पे नहीं जाना है क्या? मोहन कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर घर के अंदर जाते ही देखता है कि मोहन सोया हुआ है। गौरव मोहन के कंधे को छूकर बोलता है, मोहन, मोहन। फिर मोहन की आंख खुलती है। गौरव को देखता है। मोहन गौरव को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, तू यहाँ फिर से आ गया? तू चला जा यहाँ से। वो औरत किसी को नहीं छोड़ेगी। वो औरत सबको मार डालेगी। तू चला जा यहाँ से, कभी मत आना यहाँ पे। फिर मोहन के पापा मोहन को पकड़ के चुप करवाते हैं। फिर मोहन के पापा बोलते हैं, पता नहीं बेटा, कल रात से ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। क्या हो गया पता नहीं कल रात इसको। गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फिर उधर थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से वो चला जाता है। अगले दिन गौरव अपने घर के बाहर उदासी भरी चेहरे लिए बैठा हुआ था। दोपहर का समय था। उस दिन गौरव काम पे नहीं गया था और गौरव घर पे अकेला था। वो दिन भर मोहन की बातों को लेकर परेशान था।
आखिर मोहन ने ऐसा क्यों कहा? अचानक उसका तबीयत कैसे बिगड़ गया, ऐसा उसके मन में चल रहा था। गौरव बैठा हुआ होता है कि तभी घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर गौरव घर के अंदर जाता है और देखता है कि अलमारी के ऊपर एक बिल्ली चढ़ी हुई है। फिर वो बिल्ली गौरव को देखकर वहां से भाग जाता है। गौरव अलमारी के नीचे देखता है कि एक छोटा सा बक्सा गिरा हुआ है। फिर वो जाकर बक्से को खोलकर देखता है कि वो हैरान हो जाता है। बक्से के अंदर एक लाल साड़ी और एक इंसानी खोपड़ी और एक जानवरों का चमड़ी से बना हुआ एक किताब रखा हुआ था। गौरव देखकर हैरान हो जाता है। उस किताब के ऊपर काला अक्षर में लिखा हुआ था मृत्युंजय साधना। गौरव उस किताब को खोल के देखता है कि उस किताब में बहुत सी गुप्त साधनाओं के बारे में लिखा हुआ था। गौरव उस किताब को खोल के देखने लगता है। किताब संस्कृत में लिखा हुआ था। किताब में काली शक्ति और कुछ रस्मों के बारे में लिखा हुआ था। किताब में ऐसी भयानक चित्र अंकित किया गया था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। गौरव किताब को ऐसे देखते देखते किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच जाता है। गौरव उस काला जादू किताब की आखिरी पन्ने को देख के समझ जाता है। उस आखिरी पन्ने में काला अक्षर में लिखा हुआ था मृत्युंजय साधना। उसके नीचे एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत का चित्र था जो एक बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ था और एक हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। उसके थोड़े नीचे एक हवन कुंड का चित्र था। उस हवन कुंड के पास स्टार की आकृति बनाया हुआ था और स्टार के सभी कोनों पर इंसानी खोपड़ी रखा हुआ था। यह चित्र देखकर गौरव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे ही किताब को देख रहा होता है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है, गौरव, गौरव बेटा, गौरव। गौरव तुरंत बक्से में सभी चीजों को डाल देता है और जैसा रखा हुआ था वैसा रख देता है। रात का समय आसमान पे चांद की हल्की हल्की रोशनी पे हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी में आसपास के इलाके धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रहा था। ठंड की वजह से आसमान से ओस की बूंदें धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत चलते हुए जा रही थी। ज्यादा कोहरा होने के कारण वो औरत धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वो हल्की हल्की कदमों से शमशान की ओर बढ़ते जा रही थी। वो औरत अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो चलते चलते जब लैंप पोस्ट के नीचे आता है तो वो एक लड़के का कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ था। उस कटा हुआ सिर से खून की बूंदें निकल रहा था जैसे उसे अभी काटा गया हो। वो सिर और किसी का नहीं, मोहन का था। गौरव चौंक कर नींद से उठ जाता है। वो पसीने से पूरा भीग गया था। वो खटिया से उठकर बैठ जाता है। गौरव, पता नहीं यार, इन दोनों मुझे क्या हो रहा है। इतना भयानक सपने क्यों आ रही है। वो पानी पीने के लिए दूसरे कमरे की ओर जाने लगता है। पानी पीते पीते गौरव की नजर दीवार पे लगा घड़ी की ओर जाता है। रात के 2 बज रहे थे। पानी पी के वो वापस अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वो जाते जाते अपने माँ की कमरे की ओर झांक के देखता है कि वो घबराता हुआ अंदर की ओर जाने लगता है क्योंकि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। गौरव को कुछ याद आता है और वो भागते हुए जाके अलमारी के नीचे रखा हुआ बक्से को खोल के देखता है कि उसमें से रखा हुआ साड़ी, किताब
और इंसानी खोपड़ी गायब होते हैं। गौरव के मन में इस समय सवालों के बाढ़ आ रहे थे। वो अपने दोस्त मोहन के घर की ओर भागने लगता है। आधी रात में गौरव रास्ते पे भागते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो देखता है कि उसकी थोड़ी दूरी पर एक लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत शमशान की ओर बढ़ते जा रही थी। उसके पीछे पीछे एक लड़का जा रहा था। कोहरा ज्यादा होने के कारण वो दोनों पूरा धुंधला दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़का उस औरत के बस में था। गौरव के मन में इस समय बहुत से सवाल उठ रहे थे। वो थोड़ी हिम्मत करके उस औरत का पीछे जाने लगता है। वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। गौरव उस औरत का पीछे जाने लगता है। गौरव चलते चलते शमशान के बहुत अंदर आ चुका था। वो थोड़ा और अंदर आके देखता है कि करीब 50 कदम की दूरी पर हवन कुंड जलाया हुआ था। उसके पास एक 50 या 60 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो औरत उस हवन कुंड के पास आके बैठ जाता है और कुछ देर बाद उस औरत का पीछे चल रहा लड़का भी उस हवन कुंड के दूसरी तरफ बैठ जाता है। गौरव ये देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, उसका दोस्त मोहन था। गौरव बिना वक्त गवाए मदद के लिए गांव की ओर भागने लगता है। दयाराम दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अपने बिस्तर पे बेहोशी की हालत में सोया हुआ था कि तभी उसे कुछ बजने की आवाज सुनाई देती है। दयाराम की आंख मलते हुए बिस्तर से उठता है। हे भगवान, इतनी रात को कौन सुर मचा रहा है? दयाराम अपनी आंख मलते हुए उठता है। वो देखता है बाहर से कोई दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीट रहा है। दयाराम दरवाजा खोल के देखता है कि गौरव पसीने से लथपथ हुए बहुत जोर जोर से हाँफ रहा होता है। दयाराम, गौरव बेटी, इतनी रात में कोई परेशानी हुई है क्या? गौरव, वो क्या हुआ? वो चाचा, वो मोहन को कोई औरत शमशान घाट की ओर ले गया है। क्या कह रही हो? वो तो अंदर सोया हुआ है। मोहन बेटे, मोहन। चाचा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दयाराम वो घर के अंदर जाके देखता है कि मोहन घर पे नहीं था। दयाराम पूरा घबरा जाता है और आसपास के लोगों को बुलाने के लिए जाता है। शमशान में वो औरत मन ही मन कोई सा मंत्रों का जाप कर रही थी। उस औरत की मंत्रों की आखिरी शब्दों में वो बूढ़ा आदमी आग में राख को डालते जाता है। उस हवन कुंड में आग की लपटें आसमान को चूम रही थी। उस औरत के मंत्रों के जाप से आग होने के बावजूद आसपास के अंधेरा और भी गहरा होने लगा था। वो औरत अपने हाथ में थोड़ी राख लेता है और मंत्रों के जाप करते हुए आग में डाल देता है। ऐसा वो करीबन 20 या 25 बार करती है और चुपचाप वो औरत मंत्रों का जाप करना बंद कर देता है। चुप होते ही आसपास में अजीब सा खामोशी छा गया था कि तभी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस औरत का आंखें धीरे धीरे काली होने लगती है। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो चुका था। वो औरत शैतान के बस में आ जाता है। वो औरत पास में रखी तलवार को उठा के उस लड़के की ओर बढ़ने लगता है। वो औरत तलवार से उस लड़के का गला काटने वाला होता है कि तभी पीछे से एक साया सा उसे पकड़ लेता है और उसे दूर ढकेल देता है। वो साया और कोई नहीं, दयाराम था। हवन कुंड के पास बैठा हुआ बूढ़ा आदमी दयाराम को देखकर घबरा जाता है। उसे वहां से भागने लगता है। गांव वाले हाथ में मशाल जलाए हुए चारों ओर से घेर लेते हैं। भीड़ में से एक आदमी उस भागते हुए बूढ़े तांत्रिक को देख लेता है।
अरे वो देखो, शैतान का पुजारी भाग रहा है, पकड़ो उसको। वैसे दो आदमी उसके पीछे भागने लगते हैं। वो औरत शैतान की बस में होने के कारण उसमें एक अजीब सी फुर्ती और शक्ति आ चुकी थी। गांव के 2 या 3 लोग मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। भीड़ में से एक हट्टा कट्टा आदमी उसे पकड़ने के लिए जाता है। वो पकड़ने वाला होता है कि तभी वो औरत उसके गला को पकड़ के खून पीने लगता है और उसके मुंह को पकड़ के 2 हिस्से में फाड़ देती है। यह देखकर सभी गांव वाले सहम जाते हैं। किसी को भी हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की कि तभी भीड़ में से एक बूढ़े बाबा हाथ में शमशान की राख लिए मंत्रों का जाप करते हुए उस औरत के ऊपर डाल देती है। राख डालते ही वो औरत जोर जोर से चीखने लगती है। भीड़ में से एक आदमी, दयाराम रस्सी लाओ। गांव के सभी लोग उस औरत को पकड़ के रस्सी से बांध देते हैं और मसाल से एक घेरा बना लेते हैं। उस औरत के बाल खुले हुए होने के कारण उस औरत का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत जोर जोर से जानवरों को जैसा चीख रहा था। लोगों के मन में गुस्से के साथ एक अजीब सा डर बैठते जा रहा था। दयाराम अपने बेटे को गोद में उठाता है और रोने लगता है। वो अभी भी उस औरत के बस में था। गांव के सभी लोग गुस्से से बात कर रहे थे कि इस टायन को मार दो, इसको जीने का कोई भी हक नहीं, मारो मारो जोर से बोल रहे थे कि तभी गांव के मुखिया आते हैं और उस औरत को बोलते हैं, साली टायन, राजू पेट्रोल लाओ और डाल दो इसके ऊपर, इसे आज जिंदा जला देंगे। उधर गौरव अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते शमशान की ओर चला आता है। वो देखता है कि 7 या 8 लोग उस औरत को रस्सी से बांध के पकड़ा हुआ है और उसे चारों ओर मसाल का घेरा बनाया हुआ है। और थोड़ा पास जाके देखता है कि वो वही औरत थी जो मोहन को लेकर उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब थोड़ा और पास जाके देखता है कि 2 आदमी उस औरत के ऊपर पेट्रोल डाल रहे थे। गांव के मुखिया हाथ में मसाल लिए उस औरत के पास आकर बोलती है, तेरी किए हुए पापों की कोई भी मुक्ति नहीं है, तुझे तो नर्क भी नसीब नहीं होगी। ये बोलकर मसाल को उस औरत के ऊपर फेंक देती है। मसाल को फेंकते ही वो औरत बुरी तरह से उसमें जलने लगती है। ऊपर की ओर देख के वो जोर जोर से चीखने लगती है। गौरव उस औरत को देख के पूरा सहम जाता है। उसका जवान लड़खड़ाते हुए बोलता है, माँ। तो वो बेहोश हो जाता है। वो औरत डर से चिल्लाते हुए बोलती है, मुखिया तूने तो मेरा शरीर जला दिया, मगर मैं बदला लेने जरूर आऊंगी मैं। वो औरत जलने के बाद गांव वाले उसे दफना देते हैं। गांव में सब कुछ ठीक हो चुका था। बच्चों का गायब होना भी रुक गया था। मोहन भी अब काम छोड़ के पढ़ाई करने के लिए शहर जाने वाला है। गौरव उस दिन से किसी को दिखाई नहीं दिया। लोगों का कहना है कि वो अपनी माँ का दर्दनाक मौत का गहरा सदमा लगा है और वो पागलों की जैसा इधर उधर अपनी माँ को ढूंढ रहा है। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, सभी लोग अब बेखौफ से रहने लगे थे। वक्त के साथ उस हादसा घरों घरों में एकमात्र कहानी बन के रह गया था। उस हादसे के करीब 2 साल बाद